Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we were covering the chapter called Clinical Features of Disorders of Copper Metabolism, which has been authored by Mr. Reginald Cayley. We're on the last topic of the chapter, and which is called Pathological Changes in Wilson's Disease. So let's begin. Since ये lectures 57 और 58 के हैं, 1957 और 1958 के हैं, तो information भी वहीं तक limited है. That is 50s 40s वाले era की. तो पैथोलॉजी में लिवर में जब पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन किया गया विल्सन्स डिजीज़ के पेशेंट में, तो ये पाया गया कि जो लिवर जो है शंकन होती है, छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, फर्म होती है, कंसिस्टेंसी उसकी विद इन इरेगुलर नोड्यूलर सरफेस बन जाता है. सेक्शन करते हैं जब नॉर्मल लिवर का, तो उसमें ये नोड्यूल्स, इतने राउंडेड नोड्यूल्स नहीं मिलते हिपैटिक टिश्यू के. लेकिन जब विल्सन्स डिजीज़ के पेशेंट का पोस्टमार्टम में लिवर सेक्शन होता है, तो न्यूमरस राउंडेड नोड्यूल्स ऑफ हिपैटिक टिश्यू ऑफ वेरिएबल साइज सेपरेटेड बाय बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू मिलते हैं. लिवर जो है, लिवर का सब्सटेंस समटाइम्स जॉन्डिस्ड मिला कुछ पेशेंट्स में. सम नोड्यूल्स जो है रेडिश और सम नोड्यूल्स जो है येलो कलर के मिले. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के वक्त कुछ नोड्यूल्स में एवरी सेल जो है वॉज लेडन विद फैट से फिल्ड थी. न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स आर ऑफन 2 or 3 times द नॉर्मल डायमीटर. मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया था सेल्स में जो इफेक्टेड थी, और 2 से 3 गुना हो गया था नॉर्मल से. और कुछ जो न्यूक्लियाई थे वो पिक्नोटिक थे. पिक्नोटिक का मतलब कि इरिवर्सिबल कंडेंसेशन हो गया था क्रोमैटिन का न्यूक्लियस में, क्योंकि सेल जो है सेल का नेक्रोसिस हो रहा था या एपोप्टोसिस हो रहा था, या सिंपल टर्म्स में सेल मर रही थी, तो वहाँ पे जाके उसके न्यूक्लियस में जाके क्रोमैटिन एक्यूमुलेट हो गया, जो कि इरिवर्सिबल चेंज होता है. उसके बाद जो कैपिलरीज थी वो एग्जामिन की गई, तो वो एंगोर्ज थी, और एंगोर्ज वो किसी से भी हो सकती है, ब्लड से या किसी और फ्लूइड से. और स्मॉल बाइल डक्ट्स जो है प्रोलिफरेटेड देखी गई. फाइब्रस टिश्यू जो जॉइन करता है पोर्टल ट्रैक्ट्स को, यूजुअली स्पार्स कलेक्शंस ऑफ राउंड लिम्फोसाइट्स वहाँ पे मिला था. और ये वाला जो प्रोसेस है वो इंडिस्टिंग्विशेबल था फ्रॉम ऑर्डिनरी पोर्टल सिरहोसिस, क्योंकि ऑर्डिनरी पोर्टल सिरहोसिस में भी पोर्टल ट्रैक्ट्स में स्पार्स कलेक्शन ऑफ राउंड लिम्फोसाइट्स देखे जा सकते हैं. तो ये थे जो लिवर में पैथोलॉजिकल चेंजेस पाए जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है इसमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलते थे विल्सन्स डिजीज़ में. अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि जो विल्सन्स डिजीज़ है मोस्टली कन्फाइंड रहती है न्यूरोस्ट्राएटम से तक, स्पेशली टू द प्यूटामेन, टू अ लेसर डिग्री इन द कॉर्डेट. स्ट्रक्चर्स जो है स्लाइटली डार्कर अपीयर हो रहे थे इन कलर देन नॉर्मल, और हो सकता है कि स्लाइटली श्रंकन भी रहे हों, सो दैट आउटर कॉन्वेक्स बॉर्डर ऑफ प्यूटामेन स्लाइटली स्ट्रेट हो जाता था या कॉन्केव टर्न हो जाता था. प्यूटामेन की जो अपीयरेंस थी वो वॉर्म ईटन जैसी या सिस्टिक अपीयरेंस हो जाती है. ऐसा लगता था या तो किसी वॉर्म ने खा लिया या एक सिस्ट टाइप फॉर्म हो गई है. माइक्रोस्कोपिकली जो चेंजेस, अर्लीस्ट चेंजेस जो नोटिस किए गए वो था कि सेल्यूलर इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू एन इंक्रीज नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स. और एस्ट्रोसाइट्स क्या है? ये बेसिकली सब टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स है जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स बनाती है इन ह्यूमन सीएनएस. और एस्ट्रोसाइट्स पर्टिकुलरली प्रोटोप्लाज्मिक टाइप की ज़्यादा थी. अब प्रोटोप्लाज्मिक टाइप की एस्ट्रोसाइट्स क्या करती है? उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि दे सपोर्ट द ब्लड ब्रेन बैरियर, और मोस्टली ये ग्रे मैटर में फाइंड की जाती है इन नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन. न्यूक्लियाई इन एस्ट्रोसाइट्स का जो है सोलन थे, साथ साथ पेल भी थे, और उनका साइटोप्लाज्म जो है इंक्रीज था अमाउंट में, ज़्यादा साइटोप्लाज्म था ऐसे न्यूक्लियाई. और न्यूक्लियाई इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था साइटोप्लाज्म कि जो उनका साइज़ है बहुत बड़ा हो गया था न्यूक्लियाई का. समटाइम्स 3 times द नॉर्मल न्यूक्लियाई में वो मिलते थे, और इसीलिए
सेल का साइज भी बढ़ जाता था और ये वाली सेल्स को कहा जाता था एल्जाइमर टाइप 2 एस्ट्रोसाइट्स। जो नर्व सेल डिसअपियरेंस थी वो थोड़े ही केसेस में और छोटी सी ही मिलती थी इन अर्ली और माइल्ड केसेस। सीवियर केसेस में एक्चुअल डिस्ट्रक्शन होता था टिश्यू का, जहाँ पे वो इफेक्ट कर रही है डिजीज़, यानी न्यूरोस्ट्राएटम में टिश्यू का एक्चुअल डिस्ट्रक्शन होता था और जो प्रोग्रेस होता था वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता था। वहाँ पे चेंजेस मेनली डिजेनरेटिव होते थे और कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता था कि कोई प्राइमरी वैस्कुलर या कोई इन्फेक्टिव बेसिस है इस डिजेनरेटिव चेंज का। अब विल्सन्स डिजीज़ के ऐसे केसेस का भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया जो प्रीवियसली जिनको स्यूडोस्क्लेरोसिस करके डिस्क्राइब किया गया था या उनको बोला गया था कि इनको स्यूडोस्क्लेरोसिस है। तो उनमें देखा गया कि कोई ऐसा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उन टाइप के केसेस में कोई कैविटेशन या सॉफ्टनिंग देखने को नहीं मिलती है ब्रेन में। नेकेड आई को ऐसी कोई भी चेंज विजिबल नहीं होता है जो कि कोई भी डिज़ीज़ को, विल्सन्स डिजीज़ को अकाउंट कर सके। तो बेसिकली इनका कहना था कि ऐसे टाइप के केसेस में नो पैथोलॉजिकल चेंजेस वर सीन इन अर्ली विल्सन्स डिजीज़ इन ब्रेन। उसके बाद टू द नेकेड आई, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली बहुत वाइड स्प्रेड चेंज होता था इन बोथ द बेसल गैंग्लिया एंड इन द कॉर्टेक्स। लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स मिलती थी और साथ साथ उनके न्यूक्लियाई जो है लार्ज पेल न्यूक्लियाई थे और अगेन 2 to 3 times द साइज ऑफ द नॉर्मल न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल एस्ट्रोसाइट्स। उसके साथ साथ उसका साइटोप्लाज्म जो है वीकली स्टेनिंग साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूरोग्लायल फाइबर्स, कोई फाइबर्स प्रेजेंट नहीं थे, न्यूरोग्लायल फाइबर्स कोई प्रेजेंट नहीं थे। तो साइटोप्लाज्म बेस्ट स्टेन होता था फ्यूशन लाइट ग्रीन से और यदि बहुत लार्ज साइटोप्लाज्म मिलता था, बहुत लार्ज न्यूक्लियाई मिलता था तो इन वाली सेल्स को टिपिकली कह देते थे एल्जाइमर टाइप 2 सेल्स। ये सेल्स जो है थ्रू आउट द ब्रेन एंड सेरिबेलम में मिलती थी एंड इन सम साइट्स इवन लार्जर ग्लायल सेल्स आर फाउंड पर्टिकुलरली इन द नेबरहुड ऑफ द एक्सटर्नल कैप्सूल। तो ये एल्जाइमर टाइप 2 सेल्स के साथ साथ लार्जर ग्लायल सेल्स भी मिलती थी जो कि ब्रेन और सेरिबेलम में होती थी और नेबर करती थी एक्सटर्नल कैप्सूल। अब ये जो लार्ज ग्लायल सेल्स थी ये पेल थी, लार्ज थी और इनका जो न्यूक्लियाई थे वो इरेगुलरली लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई थे और इसकी वजह से इनको जायंट न्यूरोलॉजिकल सेल्स ऑफ एल्जाइमर टाइप 1 भी कहा गया था और ये वेरी रेयर सेल्स हैं। नर्व सेल रीजनरेशन स्लाइड था और एस्ट्रोसाइटिक रिएक्शन से रिलेटेड नहीं था। अब ओरिजिनली ये सोचा गया था कि ये चेंजेस मिलने के बाद जो है विल्सन्स डिजीज़ के केसेस इजीली 2 डिविजन्स में सेग्रीगेट हो जाएंगे। पहला कि उस वाले सेक्शन में आ जाएंगे जो पैथोलॉजिकल चेंजेस विल्सन ने एक्चुअली डिस्क्राइब किए थे और दूसरा ग्रुप उन केसेस में आ जाएगा जो ओरिजिनली या ये सोचे जा रहे थे कि स्यूडोस्क्लेरोसिस वाले पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या हुआ, इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में ना तो पूरे ही विल्सन्स वाले ना पूरे ही स्यूडोस्क्लेरोसिस वाले बीच में चेंजेस मिलते थे। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि ये इंटरमीडिएट ही पोस्टमार्टम चेंजेस पाए गए। जहाँ हम विल्सन्स डिजीज़ के नर्वस सिस्टम के चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज़ हम मिस नहीं कर सकते जो ऑथर ने भी नहीं की है, जिसको हम कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते आए हैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में जब से ये टॉपिक शुरू किया है, दैट इज़ केसर फ्लीशर रिंग। और केसर फ्लीशर रिंग में डार्क पिगमेंटेड ग्रैनुल्स होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं ऑन द डीप सरफेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ द कॉर्निया लाइंग क्लोज टू द जंक्शन बिटवीन डेसिमेट्स मेम्ब्रेन एंड द कॉर्नियल एंडोथेलियम। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और कॉर्नियल एंडोथेलियम के जंक्शन के पास होती है और पेरीफेरी ऑफ कॉर्निया में प्रेजेंट होती है और डीप सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये केसर और फ्लीशर रिंग को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ऐसा पाया गया था। अब और भी चेंजेस की बात की गई है कि जो नर्वस सिस्टम के चेंजेस आते हैं उनसे पहले जो चेंजेस होते हैं बॉडी में और वो वेग सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, तो मलेस एंड पायरेक्सिया यानी वीकनेस और हाई टेम्परेचर या फीवर देखने को मिलेगा, विच इन रेट्रोस्पेक्ट में बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ लिवर डिसफंक्शन।
और इसका जो मेन रीज़न माना गया वो लिवर डिसफंक्शन माना गया। उसके बाद दिस वाज फॉलोड एंड इज़ फॉलोड बाय नर्वस सिम्टम्स, प्रीडोमिनेटली क्या क्या, ट्रेमर विच इज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका ट्रेमर है वो है विंग बीटिंग टाइप, हिलता रहेगा, जहाँ आप एक बार ट्रेमर शुरू हो गया वो कांस्टेंट होता रहेगा। accompanied very frequently but by no means always by changes of tone, चेंजेस ऑफ टोन भी हो सकते हैं, हमेशा नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर होते थे, और चेंजेस ऑफ टोन की वजह से फिक्स पोस्चर्स बन जाते थे, साथ साथ एक वैक्यूअस एक्सप्रेशन बन जाता था, यानी कोई भी लैक ऑफ थॉट या इंटेलिजेंस दिख रहा है उसके पेशेंट के फेस में, एक फुलिश एक्सप्रेशन बन जाता था, ड्रूलिंग एट माउथ देखा जाता था, और साथ साथ देखा जाता था कि पेशेंट की पर्सनालिटी और इंटेलेक्ट है वो काफ़ी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से माइल्ड एंड प्रोग्रेसिव डिमेंशिया भी देखने को मिलता था कई पेशेंट्स में, विदाउट एनी इंटरफेरेंस विद द सेंसरी और सेरिबेलर पाथवेज। लेकिन नियरली सारे केसेस में माइल्ड साइंस ऑफ पिरामिडल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते थे, एंड जो कि एविडेंट होते थे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्सेस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैबेन्स्कीज़ रिफ्लेक्स जो है पॉजिटिव होता था, या बैबेन्स्कीज़ रिफ्लेक्स या साइन पॉजिटिव होता था। डिजीज़ जो है प्रोग्रेस करती थी अगर वो ट्रीट नहीं की गई, और पेशेंट की जो डेथ है वो जनरली स्टारवेशन की वजह से या फिर इनैनिशन की वजह से होती थी। इनैनिशन मतलब एग्जॉशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ नरिशमेंट। और जो इसमें पिरामिडल डिसऑर्डर्स वर्ड यूज़ किया गया उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली वो होते हैं बाय डैमेज टू द पिरामिडल ट्रैक्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उनकी साइंस एंड सिम्टम्स जो बेसिक है वो ये है कि मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, दैट इज़ हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, बैबेन्स्की साइन पॉजिटिव होता है, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, वीकनेस होती है और स्पास्टिसिटी देखी जाती है। तो इसके साथ ही वी फिनिश विद द चैप्टर कॉल्ड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम दिस बुक। जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें दिया गया है वो है द बायोकेमिस्ट्री ऑफ कोमा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे होपफुली, लेट्स होप। एंड उसके बाद सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, मेंशन योर ओपिनियंस इन द कमेंट sections, and yeah, subscribe to the channel. Thank you, take care, bye bye.